प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गोर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे अतीत भाग 1 और ये कक्षा 8 में इतिहास की पुस्तक है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। पाठ नंबर 3 है, लेसन 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। यहाँ सबसे पहले दिया गया है कंपनी दीवान बन गई। यहाँ अपन देखते हैं 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवान तैनात किया। तो आपको मालूम है यहाँ पर कौन सी संधि होती है। यहाँ आपको मालूम है संधि होती है इलाहाबाद की संधि होती है और उस संधि के माध्यम से ये दीवानी अंग्रेज़ों को दी जाती है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिससे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवानी के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। तो इस प्रकार है रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसकी बदौलत अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार वह प्राप्त हो गए। आगे देखते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। बाहरी ताकतें होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रण करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला है कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ी। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी वह खुद को एक व्यापारी मानती थी। कंपनी की भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदे। यही कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो इस प्रकार है कंपनी ने धीरे धीरे क्या किया, राजस्व एकत्रित कर लिया। पहले वह चांदी सोना है वह ब्रिटेन से मंगवाती थी, परंतु अब इतना धन एकत्रित कर लिया था कि अब उसको ब्रिटेन से किसी भी प्रकार का आयात नहीं करना पड़ता था। आगे देखते हैं। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। कितना
किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। तो ऐसी दुर्दशा है वह कंपनी के द्वारा किस प्रकार से आर्थिक शोषण किया। आगे अपन देखते हैं। अब कंपनी ने क्या किया, खेती में सुधार करने के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था यहाँ अपनाई जाती है। पहली व्यवस्था ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरी है रेतवाड़ी व्यवस्था, तीसरी है महालवाड़ी। सबसे अधिक भारत में थी रेतवाड़ी व्यवस्था, दूसरे स्थान पर थी महालवाड़ी व्यवस्था और तीसरे पर थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। रेत का अर्थ होता है किसान, महाल का अर्थ होता है गांव और स्थायी मतलब परमानेंट। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है उसको इस्तमरारी, जागीरदारी और इसमें एक आगे व्यवस्था होती है सनसेट व्यवस्था लागू किए जाती है। सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू करने वाला कौन है, कॉर्नवालिस, और उसके बाद में ये 90 के शुरू होती है और 1793 के बाद में इसको स्थायी कर दिया जाता, परमानेंट हो जाता। अब अपन देखते हैं इनके बारे में। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनाई राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को ये लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। इसके बाद में क्या होता है, ये काम किस तरह किया जा सकता था। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू की और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब किसको बनाया जमींदार, राजा और तालुकदार, जागीरदार बनाए, उनको जमींदार बनाया। इसके बाद में क्या होता है, इन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो ये व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है, इसको कब शुरू किया गया, 1793 में। शुरू करते समय आपको पूछेंगे वायसराय या गवर्नर जनरल, उस समय क्या कहते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, उसने ये व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं और इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपन देखते हैं इस व्यवस्था को। इस व्यवस्था के जो प्रमुख रूप से लागू करने वाले थे, इसमें आपके नाम नहीं दिया है, जॉन शोर तथा ग्रांट, इनका नाम महत्वपूर्ण आता है। और इस व्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सनसेट लॉ या सूर्यास्त का नियम बनाया। अंग्रेजों ने ऐसा नियम बनाया कि एक तिथि निश्चित करती थी और उस तिथि से पूर्व, उसी दिन जब सूर्य जो अस्त होता है उससे पूर्व उनको लगान जमा करवाना पड़ता था, नहीं तो उनकी जो है जागीरदारी, उस समय खूब सारी ये इस प्रकार की जागीरदारियाँ जो है जब्त कर ली गई थी। अब देखो इसमें क्या समस्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। जमींदार हैं, उन्होंने जमीन में सुधार के लिए कोई खर्चा नहीं किया। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। तो राजस्व था वह अधिक था और उनको चुकाने में जो वहाँ के जमींदार थे उनको क्या होती थी, परेशानी होती थी।
जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपना ज़मीन गंवा चुके थे, तो बसे रह गए थे। अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को ये व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था। ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता। इस प्रकार जमींदारी व्यवस्था थी। इसमें कई प्रकार की समस्याओं का मिला जुला रूप था। तो ये किसानों के लिए हानिकारक थी, जमींदारों के लिए बाद में लाभदायक हो गई। पहले ये भी हानिकारक थी क्योंकि उनकी जमींदारियां भी छीनती जा रही थी। अब यहाँ ऊपर दिया हुआ है महाल से तात्पर्य क्या है। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी। यह गांव का एक समूह होती है। महाल का तात्पर्य है एक गांव। अब आगे एक नई व्यवस्था शुरू होती है। उस व्यवस्था का नाम है एक नई व्यवस्था, जिसको अपन रेतवाड़ी व्यवस्था भी कह सकते हैं। और इसको टॉमस मुनरो देखते हैं, दोनों महलवाड़ी और रेतवाड़ी की व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी। अतः कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। अब देखो आगे, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तरी भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। इसके आदेश पर कलेक्टर ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव ग्राम समूह माल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उनमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। ये आपकी हो गई कैसी महलवाड़ी बंदोबस्त। महलवाड़ी बंदोबस्त से तात्पर्य है कि उसने जमींदार को नहीं सौंपा, किसको, महल का मतलब गांव का मुखिया। और इसका प्रमुख रूप से आप देखते हो तो होल्ट मैकेंजी का नाम प्रमुख रूप से आता है। और ये व्यवस्था है वह आगरा है अवध है, पंजाब है, मध्य प्रांतों के क्षेत्र में लागू हुई थी। इस प्रकार ये, और इस व्यवस्था को उत्तरी भारत में मार्टिन बर्ड, जो उत्तरी भारत में भू राजस्व व्यवस्था का जनक कहा जाता है, तो मार्टिन बर्ड वह इस व्यवस्था से जुड़े हुए थे, महलवाड़ी व्यवस्था। अब देखो अपन ने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है वह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम व बनारस के क्षेत्रों में प्रचलित थी। अब देखो आगे अपने आते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था, जिसको क्या कहते हैं, मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ दिया हुआ है ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा।
वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उससे क्या कहते हैं, रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू हुई। तो इसका जनक किसको माना जाता है, टॉमस मुनरो। और दूसरा इससे कौन जुड़ा हुआ है, अलेक्जेंडर रीड भी इससे जुड़े हुए। तो ये अच्छा प्रश्न यहाँ बनते हैं। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। तो इस व्यवस्था को प्रमुख रूप से कहाँ लागू किया गया था, बम्बई तथा मद्रास में, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए थी। इस प्रकार आपके इसमें दिया हुआ है। आगे अपन देखते हैं। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर लिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे। रैयत का तात्पर्य क्या, किसान। और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये आपके प्रमुख रूप से जो व्यवस्था थी, 3 प्रकार की व्यवस्थाओं को आपको आसानी से समझ में आ गया था। और कौन कौन से व्यक्ति इनसे जुड़े हुए, और सबसे अधिक भारत पर थी रैयतवाड़ी, दूसरी थी मालवाड़ी, और उसके बाद में तीसरा स्थान है वह स्थायी बंदोबस्त का। अब अपन देखते हैं आगे। यूरोप के लिए फसलें किस प्रकार से भारतीयों को उगानी पड़ती थी। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। तो अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ये अपने को केवल राजस्व प्रदान नहीं कर सकते बल्कि इस प्रकार की फसलें भी पैदा कर सकते हैं जो यूरोप के बाज़ार में उनकी आवश्यकता है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, नील की खेती और अफीम की खेती यहाँ पर करवाना शुरू कर दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। ये कैसे किया, अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्या रंगलाई इतिहास हैं। चित्र 4 व 5 व 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दिखाई गई। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे रंग नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह नील किस तरह पैदा होती है। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। अब अपन देखते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। अच्छा सवाल है, नील का पौधा कहाँ उगता है, किस इलाकों में, उष्णकटिबंधीय इलाकों। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इन्होंने किसका इस्तेमाल करते थे, ये भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे।
उस समय भारतीय नील बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाले रंग बेजान और फीका होते थे। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। बागान का मतलब क्या होता है? एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता है। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता है। आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और भी बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई और 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकती? अब अपन आगे देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगा। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाले नील दुनिया के बाजारों पर छा गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थी। नील की खेती कैसे होती है? नील की खेती के लिए दो मुख्य तरीके निज और रेत थी। निज खेती की व्यवस्था बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे, दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर अपना नील खेती करवाते। निज खेती में क्या समस्या है? बागान मालिकों को निज खेती के क्षेत्र पर फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें वहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागानों के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे
और बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 बैलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे और उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्र पर फैलाने में हिचकिचाते थे। उस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रेती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रेतों की जमीन पर नील की खेती। रेती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रेतों के साथ एक अनुबंध करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रेतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रेत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी और तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रेत को नया कर्जा मिल जाता था और वह चक्र दोबारा क्या होता, वह दोबारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चक्र दोबारा ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। नील गांव आमतौर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे और कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वेट्स होद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की जरूरत पड़ती थी। प्रत्येक होद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था और जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे, तब उसको क्या कर दिया, सड़ी हुई पत्तियों को निकाल लिया जाता था। इस प्रकार ये नील बनाते हैं। अब आगे अपन देखते हैं, क्या हो गया कि वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत ही आकर्षित थे, उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो खेती मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती। ये सबसे पहले मुख्य समस्या थी। अब अपन देखते हैं नील विद्रोह और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेत करते किसान नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगी। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों को सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूल के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की जाती थी। गुमास्ता एजेंट थे। रेतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियालों और लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली और उनमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते थे। ऐसी कभी कभी भी होता था। 1859 में नील रेतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे
गांव में जिन मुखियाओं ने से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत करवाए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रेतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे में डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों ने यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचार नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। उससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल हुए। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हो गया। अब आगे अपन देखते हैं किस प्रकार से ये आपके पूरा पाठ हो गया। अच्छा पाठ था है। इसमें यहाँ वेस्ट इंडीज़ ने नील उत्पादन अत्यंत किस प्रकार आवश्यकता होती है उनके बारे में ये यहाँ पर आपके आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है। रेत किसान को कहा जाता, माल ग्राम का समूह है, निज बागान मालिक अपनी ज़मीन पर खेती और रेतों की ज़मीन पर खेती। यूरोप में वर्ल्ड उत्पादकों से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखे। नील हो गया। नील की मांग के कारण 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के बढ़ने लगे। कई कारण थे जिसके कारण नील की मांग 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग किसके कारण बढ़ने लगी, पर वहाँ पर नील की खेती कम होने लगी। इसके कारण वहाँ की मांग बढ़ने लगी। तो ये आगे क्या है कि खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी? रंगों की खोज से। चंपारण आंदोलन के खिलाफ था, नील के खिलाफ था। नील की खेती, वहाँ के किसान परेशान। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्थाएं वह उसको जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? सनसेट मतलब इस्तमरारी व्यवस्था कहते हैं। ये 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत स्थायी लगान व जमींदारों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ना था। महलवाड़ी स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? महलवाड़ी का मतलब है एक गांव का मुखिया बना दिया। वहाँ जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, गांव का मुखिया था जो वहाँ लगान इकट्ठी करके अंग्रेजों को सौंपता था। और उसमें स्थायी बंदोबस्त में जो स्थायी लगान स्थायी समय के लिए था, इसमें स्थायी समय के लिए नहीं था। इसलिए
ये आपके यहाँ पर दिया गया है। ये पाठ इस प्रकार से पूरा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।